देखिए, ऐसा है, जो आज का टॉपिक है मरणासन ग्रह। इसके पहले तो हम मीनिंग को समझेंगे। ये ग्रह की एक ऐसी स्थिति है जो कि ग्रह के लिए मरने के समान है। एक ह्यूमिलेशन की स्थिति है। अब इसको 1 मिनट के लिए हम समझते हैं, किसी इंसान की तरह देखें ग्रह को और हम समझें कि ह्यूमिलेशंस क्या है। ह्यूमिलेशन जब होता है जब आपको विपरीत परिस्थितियों में विपरीत आदमी के साथ समय को निकालना पड़े। ये सबसे बड़ा ह्यूमिलेशन है। अब मान लीजिए जैसे कोई आदमी है, वो अपने जीवन में बड़ी लग्जरी लाइफ जीता है और किसी कारणवश उसको जेल में जाना पड़ता है और वहां पर देखता है तो उसकी पूरी लाइफ 180 डिग्री पे घूम जाती है कि कहाँ तो इतने डल्लप के गद्दों पर सोता था, नौकर चाकर होते थे, उसकी एक आवाज में दो दो तीन तीन नौकर भागे आते थे और डिमांड पे खाना बनता था और हर चीज उसके सामने होती थी, जो मन करता था वो खाता था पीता था। और एक तरफ वहां जो के रूल हैं, क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा वो ऑलरेडी फिक्स्ड है और उसे वही खाना पड़ेगा, नहीं खाएगा तो भूखा ही रहना पड़ेगा। सोने के लिए कोई डल्लप के गद्दे का इंतजाम नहीं। तो वो हो गया एक प्रकार से उस व्यक्ति के लिए लाइफ में बहुत बड़ा ह्यूमिलेशन। यानी कि जो परिस्थितियों को वो बिल्कुल लाइक नहीं करता, वो वहां पे पहुंच गया। दूसरा केस, एक केस, ये केस ऐसा है जिसमें एक आदमी चोर है और गरीब है, ऑलरेडी गरीब है। उसके घर में वैसे भी डल्लप का गद्दा नहीं है, उसके घर में एलईडी टीवी भी नहीं है और वो चोरी इसलिए करता है ताकि अपना घर परिवार चला सके। अब चोर के कितने दिन, किसी दिन पकड़ा जाता है, अब वो जेल में चला जाता है। अब जेल में जाने के बाद उसके लिए नथिंग प्रॉब्लमेटिक, उसके लिए एक बल्कि फायदा हो गया। अब उसको चोरी भी नहीं करनी पड़ रही और 3 वक्त का खाना मिल रहा है और यही उसकी सफलता है। गरीब आदमी है, जो लिच्चड़ आदमी है, उसको पुलिस पकड़ के भी राजी नहीं है, उसको 2 डंडे मारती भगा देती। उसे पता है इसकी तारीखें भुगतानी पड़ेगी, हमें बार बार इसके पीछे जाना पड़ेगा, गवाहियां देनी पड़ेंगी, 100 तरह के फंड करने पड़ेंगे। जज उठा के 6 महीने के लिए जेल में डाल देगा। 6 महीने बाद फिर आने के बाद इसने करनी चोरी, तो इससे बेटर हम ही छोड़ दे। जज साहब क्या छोड़ेंगे, जब तक कि वो कोई बड़ा कांड ना करते, छोटी मोटी चोरियों पर उल्टा दिए जाते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि उसके लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं है जेल, ना उसे जेल का डर है। 2 डंडे मार भी दिए तो और किसी ने 50 लोगों ने देख भी लिए पिटता हुआ, उसको कौन सा फर्क है। ना तो अखबार उसकी वो बनाता है, वो कि साहब हेडलाइन हेडलाइन बनाता है उसकी कि साहब, बस एक छोटी सी क्लिप आती है कि चोर बाजार में पकड़ा गया और पिट गया और पीट था लोगों ने और फिर पुलिस में दे दिया। जस्ट इतनी सी क्लिप के अलावा उसका बेचारे का कोई हिसाब किताब रिकॉर्ड नहीं होता। इट्स मीन उसके लिए प्रॉब्लम नहीं। जब कोई ग्रह बहुत अच्छी सिचुएशन वाला ग्रह जब किसी ऐसे भाव में चला जाए जहां पर वो अपने आप को ह्यूमिलेट फील करे, तो समझें कि यह मामला गड़बड़ा गया। इंग्लिश में कह सकते हैं, ए प्लेनेट विच इज नियर टू डाई। एक ग्रह की ऐसी स्थिति जब ग्रह को लगता है कि वो मर गया। अब ग्रह तो मरता नहीं है, ध्यान रखना, ये सब फिलोसफिकल बातें हैं, ज्योतिष में ये समझाने की चीजें हैं। बट
इट्स नॉट साइंटिफिकली करेक्ट। ये सूत्र जो होते हैं ये फलित के सूत्र होते हैं, तो ये भी फलित का ही सूत्र है वर्णाश्रम। वैसे कोई ग्रामर नहीं है, वो कहीं पर भी जाकर के बैठ जाए। बट फलित को समझाने के लिए ये एक बहुत अच्छी टर्म है। और एग्जाम्पल, शुक्र ग्रह को हम लग्जरी का प्लेनेट मानते हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ लग्जरी, एवरीथिंग इज ब्रांडेड, सुगंधित शरीर, बढ़िया कपड़े, वेल ड्रेसिंग सेंस, और नौकर चाकर। बिना नौकर चाकर इसकी कोई वैल्यू नहीं, ये ध्यान रखना। इसलिए शनि ग्रह शुक्र का फास्टेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि शनि नौकर है। और लग्जरी का मतलब नौकर होना जरूरी है। इज इट क्लियर? बहुत कॉमन सेंस की बात बताऊंगा, मेरा फलित कर सिखाने का तरीका ही यही है। इतना आसान बनाने की कोशिश करता हूं कि एक आदमी के दिमाग में घुस गया। शुक्र लग्जरी से भरा हुआ मर्द या औरत के साथ चाहिए दो नौकर, दो के बाद 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। वो है शनि। इसीलिए शुक्र लाइक सैटर्न, शुक्र तो शनि को बड़ा लाइक करता है। जैसे हमारे आप अमीर घरों में देखो, अगर नौकर भाग जाए तो उन अमीर लोगों के हालात कैसे हो जाते हैं। कईयों की पल्स रेट बढ़ जाती है, कई हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं, कई तो हाथ जोड़ के ही खड़े हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं भाइयों के हाथ बहुत रेट बढ़ गए हैं। भाइयों के रेट इसलिए बढ़ गए हैं कि बाई जानती हैं, ये जो बाई रानियां घरों में बैठी हुई हैं, इन्होंने इनके बस की बात कुछ नहीं है। सी नोज वेरी वेल। इसलिए वो एक घर छोड़ती है, दो घर से ऑफर आ जाता है। तो उनके कैरियर की स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। तो इसलिए ये भी डरते हैं कि भैया तुमने छोड़ा, अगली वाली ने पकड़ा, कहेगी अच्छा अच्छा छोड़ा दिया, है ही वो ऐसी, आजा, कम ऑन। वो कहेगी इतने लूंगी, 100 रुपए फालतू मांग रही है, ले लो यार। ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कहां पर, काम वाली तो मिल रही है कम से कम। आपके सामने एक फिल्म आई थी, शायद गोविंदा की थी, जो बावर्ची फिल्म के ऊपर बनी थी, मैं नाम भूल गया, पर बावर्ची फिल्म मुझे याद है। हीरो नंबर उसमें 1। ऐसा ही होता है, कुली नंबर 1, हाँ हीरो नंबर 1। हीरो नंबर 1, अच्छा। तो उसमें वो भाग जाता है, तो सारे घर वाले टेंशन में आ जाते हैं कि भाई अब काम कौन करेगा। वही सिचुएशन शुक्र ग्रह के साथ होती है। शुक्र ग्रह फिजिकल वर्क करके बिल्कुल राजी नहीं है, और निचले स्तर का कार्य तो उसके अंडर उसमें ही नहीं आता, मतलब भेजे में ही नहीं आता। वो कहता है यार ये झाड़ू पोछा खाना बनाना ये कोई काम है, ये तो मेरी डिग्निटी लेवल से बहुत लो है, तो मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं ज्यादा से ज्यादा इतना कंप्रोमाइज कर सकता हूँ कि मैं 7 स्टार अगर मुझे नहीं मिला तो मैं 5 स्टार में जाके एक रात काट सकता हूँ, बट अगले दिन मुझे 7 स्टार ही चाहिए। इतना कंप्रोमाइज तो चलो कर लूंगा, परंतु वहां पर भी गूगल पे रिव्यू जरूर लिख के आऊंगा कि होटल बहुत अच्छा नहीं है, 5 स्टार जो है इसकी सर्विस बहुत अच्छी नहीं है। तो हाई शौकीन आदमी को जैसे आपने समझा, अब उसको भी गुस्सा एक ही बात में आएगा 5 स्टार पर, अगर वहां के नौकरों ने उसकी चाकरी नहीं की तो। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको खाने में आप कम दे दो, उसका गुजारा है। उसको चाय एक बार कम दे दो, उसका गुजारा है। पर अगर किसी ने 4 बार सैल्यूट नहीं मारा तो उसका बिल्कुल गुजारा नहीं है। बट सैटर्न डज नॉट लाइक वीनस। अब नौकर मालिक को कहाँ पसंद करता है ऐसा, क्योंकि डांट तो उसी की पड़ती है, डांट तो वो उसी की खाता है, तो वो क्यों लाइक करेगा। ऊपर से अंदर से ईर्ष्या, देख है ऐसे महारानी की तरह रहती है, पैसे को बर्बाद करती रहती है, पति के पैसे लुटाती रहती है, अक्ल दो धेले की नहीं है, बस किस्मत की धनी है। हर काम वाली बाई की कभी बात सुन करके देखो, वो यही कहती है कि हमारी मालकिन महामूर्ख है,
सिर्फ पति अच्छा मिला हुआ है, बाकी दो ढिल्ले की अकल नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो वो अपने मालिक से हर कोई इसी तरीके से लाइक डिसलाइक होती है। पर जिस दिन आदमी की नौकर की नौकरी छूटती है, वो कहता है आई एम वेरी हैप्पी, आज उस मालिक से पीछा छूटा, नया मिलेगा, अच्छा मिलेगा। देखिए कमाल की बात, थिंकिंग, सोच। नौकर जब छूटता है तो मालिक टेंशन में आ जाता है, पर नौकर जब नौकरी छोड़ता है खुद के मन से, तो हमेशा खुश होता है। जो भी एम्प्लॉय अपने मन से नौकरी छोड़ता है, वो हमेशा आप उसको खुश पाओगे। यार पिंड छूटा, जान खा रखी थी यार, बस दूसरी नौकरी मिल गई, बस टेंशन खत्म। पर नौकर की कभी टेंशन खत्म होती है? नहीं होती है। पर चलो, कुछ समय के लिए वो बड़ा खुश होता है। समझाने का मतलब मेरा जस्ट इतना था। अब आप इसको इमेजिन करो, उस शुक्र ग्रह को कह दिया जाए आप छठे घर में जाके बैठ जाओ जरा। अब छठा घर को आप ऐसा समझो, जो डिपार्टमेंट है वो कोर्ट कचहरी है, वो आपकी कोर्ट है। अब कोर्ट में क्या होता है आप अच्छी तरह जानते हैं। कोई आपको खुश, वकील को छोड़ के कोई खुश नहीं दिखाई देता आपको, क्योंकि उनके लिए तो केस केस है बस। उनके लिए मरो जियो कोई मतलब नहीं, पुलिस ले गई उठा ले गई, नहीं ले गई, केस हार गए जीत गए, 2 मिनट की टेंशन के अलावा कुछ नहीं। वो तो बाहर आके कह देंगे साहब का मूड ठीक नहीं था, भाई मैं क्या करूं, हमने तो बहुत चीखा चिल्लाया, साहब का ही मूड खराब था। कहने का मतलब उनका तो पेट छूट गया। कोर्ट ऐसी जगह है जहां पर आपके सौंदर्य के प्रति किसी का कोई दिलचस्पी नहीं। हर आदमी टेंशन में बैठा हुआ है कि उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, और जो चला रहा है वो भी कोई खुश नहीं है, वो भी न्याय मांग रहा है। और जज की तो सूरत आपको देखने लायक ही होती है, वो बेचारा इतना मतलब अलर्ट होता है कि उसको बड़ा सोच समझ के एक एक कलम लिखनी पड़ती है। रीडर उसके दबाव में बेचारे ऐसे बैठे रहते हैं जैसे वो हंस ही नहीं सकते, जो रीडर्स की हालात होती है, तो आप समझते हो। और कुछ और कर्मचारी होते हैं जो जज साहब के प्रेशर में हंसना मना है। अब शुक्र को तो नाच गाना पसंद है, वो तो जब भी मनोरंजन के मैंने बोला डांस करो, नाचो, गाओ, मनोरंजन करो, चुटकुले सुनाओ, हंसो, खेलो, कूदो, उसे तो यही सब पसंद है। अब कोर्ट कचहरी में कुछ नहीं होगा, वो शुक्र जी महाराज जिससे भी बात कर रहे हैं वही रो रहा है, वही अपने दिल की भड़ास निकाल रहा है। मेरे साथ चोरी हो गई, मेरा प्लॉट पे कब्जा कर लिया, मेरा के साथ मेरे भाई ने चीटिंग कर ली है, फलाने ने गाड़ी चढ़ा दी उसके ऊपर, कोई कहेगा जी मेरे बाप को गोली मार दी फलाने गुंडे ने। मतलब क्या मिल रहा है उनकी बातों में, कोई रस आएगा? और शुक्र ग्रह तो रस वाला ग्रह है, उसको तो रस ही रस चाहिए, है ना। इसीलिए मीठे का संबंध शुक्र ग्रह से, मीठे का संबंध शुक्र ग्रह से है। और मीठा जो है ना बहुत जरूरी है शरीर के लिए। ये बता दूं, जिन लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है मीठा खाना चाहिए, पर शुगर हो चुकी है तो फिर मत खाना भैया। यहाँ शुगर हुई इसीलिए क्योंकि आपने ना इसको दिया नहीं कुछ मीठी मीठी चीजें। इसको अगर मीठी मीठी चीजें देते रहोगे तो जिंदगी में कभी भी शुगर नहीं होगी। हम इसको कड़वी कड़वी चीजें देते हैं, कड़वे थॉट्स देते हैं। अब इसकी खुराक थॉट्स है, भोजन नहीं, इसकी खुराक थॉट्स है। अगर आप अपने ब्रेन को पॉजिटिव थॉट्स देंगे, शुगर जिंदगी में नहीं होगी। शुगर का मतलब यू आर सो स्ट्रेसफुल, आपकी लाइफ स्ट्रेसफुल है। कुछ लोग अपने आप से ढूंढ ढूंढ के स्ट्रेस लेकर के आते हैं, और कुछ लोगों को रियल में होता है। जिनको होता है स्थिति के कारण, डेट्स ए नेचुरल, वो होता है और होने के बाद छूट जाती है। पर कुछ लोगों को जानबूझ करके परेशानियों को ढूंढ ढूंढ के अपनी जेबों में भर कर रखना होता है,
और दे आर सो हैप्पी विद द प्रॉब्लम्स। देखिए इसराइल का और फिलिस्तीन का युद्ध हो रहा है यार, बड़ी टेंशन की बात हो गई यार। ये कल को तीसरा विश्व युद्ध हो गया तो क्या होगा? अरे भाई जो होगा सो होगा, बम कौन सा तेरे ऊपर ही पड़ेगा, उन्होंने कौन सा गाइडेड मिसाइल तेरे ऊपर ही दागनी है। मतलब स्ट्रेस पाल के बैठे हैं। कहने का मतलब मेरा है, जिस चीज में उनका कोई लेना देना नहीं है वो उस चीज पर भी डिस्कशन कर रहे हैं। डिस्कस करो, पर स्ट्रेस में क्यों आ रहे हो डिस्कस करते करते? हैं पॉलिटिक्स के ऊपर, रिलीजन के ऊपर। आप जैसे ही शुरू होते हो, अगर आपको किसी से झगड़ा करना हो ना, तो सबसे पहले आप पॉलिटिक्स से शुरुआत कीजिए, उसके साथ बात करना, और रिलीजन पर ले आइए। ऐसा वो कई दिनों तक आपसे बात नहीं करने वाला। बस हो गए झगड़ा। कहने का मतलब है, शुक्र ग्रह का संबंध मीठे से है, और मीठा दिमाग को शांत रखता है। दिमाग, जिनको गुस्सा ज्यादा आता है ना, वो मीठे को कंज्यूम कम कर रहे हैं, या उनकी बॉडी ने मीठा कंज्यूम करना बंद कर दिया है। बॉडी ही रिजेक्ट कर रही है मीठे को। बॉडी कहती है ना ना ना, मीठा मत खाइयो, डायबिटीज हो जाएगी। डर गए गए हुए तो क्या होगा, उनके साथ एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अब बात ये थी कि शुक्र मीठा ग्रह है, और उसको कड़वी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। कहने का मतलब मेरा ये था। और छठे घर में तो हर कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है। वह बैठे कौन कौन है? छठे घर को समझो, सप्तम भाव पति पत्नी भाव। छठा घर, सातवें को पहला भाव मान करके गिनना शुरू करो छठे तक, तो आएगा 12वां। 12वां मीन्स लॉस, पति पत्नी का लॉस। इट्स मीन पति पत्नी छोड़ो, जीवन साथी का लॉस। अब जीवन साथी का लॉस मीन्स सेपरेशन। सेपरेशन दो ही तरीके से, या तो कोई अनहोनी हो जाए, या छूट छुटाई हो जाए, सेपरेशन आ जाए दोनों की लाइफ के अंदर। जब सेपरेशन सरकारी तौर पे लेना होता तो भी कोर्ट में जाके बैठता है आदमी। अब मर्द अगर तलाक ले रहा है तो वो रो रहा है, मेरी वाइफ ने मेरे साथ धोखा किया। अगर औरत तलाक ले रही है तो वो कहती है, मेरा आदमी तो निहायत निकम्मा है, पूछो ही मत बस, मुझे तो तुरंत से तुरंत तलाक चाहिए, या वो मुझे पैसा नहीं दे रहा, तलाक तो चाहिए पर पैसा भी चाहिए। मतलब हर कोई रोता हुआ सा दिखाई दे रहा है आपको। इसीलिए छठा भाव आपको रोने पीटने का सा लगेगा। अब नौकरी कहां से आती है? छठे भाव से। कोई भी नौकरी करता हुआ आदमी आपको एक प्रकार से किसी ना किसी पॉइंट को लेकर के उदास मिलेगा, परेशान मिलेगा। पर उन लोगों से वो कह नहीं सकता, क्योंकि सामने वाला कह रहा है 1 लाख रुपए तनख्वाह है, क्या बात कर रहा है यार तू, 1 लाख रुपए तनख्वाह है? कमाल की बात है, तेरे को नौकरी बुरी लगी है, हमें तो कोई मिल ही नहीं रही है, हमें कोई दे यार, हम तो पता नहीं क्या से क्या कर देंगे। कहने का मतलब वो बेचारा बोल भी नहीं सकता, जिनकी सैलरी ज्यादा है। हाँ, जिनकी कम है वो खुल करके अपने एक्सप्रेशन व्यक्त करते हैं, क्या आता है इतने पैसे में, घर भी नहीं चलता हमारा, हमारा बॉस गंदा है, 1 रुपया नहीं बढ़ा रहा, ये हमें इतने साल हो गए। कहने का मतलब कुछ लोग व्यक्त करने लायक होते, कुछ नहीं होते। चलो वो एक दूसरा मैटर। यहाँ पर भी कोई ना कोई दुख की बात हो रही है नौकरी से संबंधित। तीसरी बात को आते कर्जा। तीसरे भाव में क्या आता है, सॉरी छठे भाव में क्या आता है? कर्जा। कर्जा तो भाई कर्जा ही है। जिसने देना है उसको टेंशन, जिसने नहीं देना है उसको बिल्कुल टेंशन नहीं। अब आता रोग, बीमारी। इट्स अ सीरियस मैटर। इसको लेकर हर कोई अलर्ट है। ये हर किसी के लिए परेशानी का सबब है। हो सकता है कर्जा किसी के लिए परेशानी का सबब हो, किसी के लिए ना हो, जैसे मैंने बताया, परंतु रोग तो हर एक के लिए परेशान करने वाला है। अब शुक्र तो यंग है, और यंग ही रहना चाहता है।
उसको तो बुढ़ापा भी बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि बुढ़ापा तो शनि का प्रतीक है और जवानी शुक्र की प्रतीक है। अब उसको तो बिल्कुल पसंद नहीं है मामला कि साहब यहाँ क्या हो रहा है, रोग होगा तो बुढ़ापा आएगा, रोग होगा तो सुंदरता जाएगी, रोग होगा तो कष्ट होगा, और कष्ट तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होता है। शुक्र जितना पावरफुल उतना व्यक्ति सेंसिटिव, नहीं उसकी ऑब्जर्वेशन का मजबूत होना देख सकते। चाय जो दी ना, वो यार कप जो है बहुत बढ़िया नहीं था यार, ठीक तो था, हम तो चाय पूरी पी गए, गड़बड़ क्या थी? नहीं यार, डिजाइन जो है ना, क्लासिकल डिजाइन नहीं था कप का, हमें ट्रीट ढंग से नहीं किया। अब बताओ, बंदा इस बात को लेके, छोटी सी बात को परेशान हो गया कि उसको कप जो दिया वो कप उसको पसंद नहीं आया। चाय की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कप की हो गई। एक समझाने का से तरीका है कि शुक्र इतना डेलिकेट है, ये हैंडल विद केयर है। इसीलिए कुछ विद्वानों ने इसकी तुलना मोम के साथ कर दी। मोम होता है ना, मोमबत्ती जलाते हैं, कैंडल, जब रोशनी करनी होती है, शुक्र ऐसा ही रोशन ग्रह है, धैर्य को थोड़ा सा भगा देता है। चलिए, अब आप उसको छठे घर में बिठाओगे तो वो क्या फील करेगा? वो टोटल ह्यूमिलेट फील करेगा अपने आप को, यार कहाँ फंस गया मैं, मेरी स्थिति तो मरने के समान हो गई, इससे अच्छा तो मैं मर जाता। कहते हैं ना, फिल्मों में दिखाते हैं, भगवान क्या दिन दिखाए तुमने, ये स्थिति। बस मरणासन वही स्थिति है जो वक्त फिल्म में मेन हीरो की हो जाती है। बलराज साहनी, बलराज साहनी नाम था, क्या नाम था, बलराज साहनी नाम था उनका। जी सर वही था। हाँ हाँ, तो उनकी जो स्थिति हो जाती है, बेचारे कहाँ बोरियां ढोते हैं और कहाँ बहुत बड़े सेठ होते हैं, लाला होते हैं, बड़े व्यापारी होते हैं, और उस समय कहते हैं मैं ज्योतिष को नहीं मानता। कह सकते थे, वो उनका समय था, वो उनका कसूर नहीं था, क्योंकि उन्होंने सुख देखा है। और जैसे ही दुख आता है तो कितनी विपरीत स्थिति आई, बच्चे उनके जुदा हो गए, पत्नी कहीं जुदा हो गई, घर टूट गया, व्यापार खत्म हो गया, और आदमी मजदूरी कर रहा है। तो ये मरणासन स्थिति नहीं हुई तो क्या हुई? बस समझ गए ना मरणासन क्या होता है, ये ही ग्रहों का मरणासन। अब आप सभी नोट करेंगे मरणासन किस किस का कहां कहां पर है। हम सबसे पहले सूर्य से शुरू करते ताकि हमें याद रहे, सीरीज याद रहे। ऐसा समझा दूंगा जिंदगी में मरणासन नहीं भूलोगे, हैं? बिल्कुल टेंशन मत लो। सूर्य 12वें भाव में, पहले लिख लो, सूर्य 12वें भाव में मरणासन है, क्योंकि 12वां भाव जो है हॉस्पिटल का है, जेल का है, जंगलों का है, जंगल यानी वनवासी, जंगल में रहने वाला। 12वां भाव परदेश का है, परदेश का मतलब अपने देश की सीमा को क्रॉस कर दिया, परदेश बस यही समझना, अपने देश की सीमा को क्रॉस कर दिया है, वही परदेशी। तो परदेशी की इतनी बड़ी महिमा होती है कि एक घटना मैं आपको अद्भुत सुनाता हूँ जो मैंने मेरी आंखों के सामने देखी, उसके साथ आप रिलेट करना। हम दिल्ली से चले और बॉम्बे जा रहे थे या हैदराबाद, बहुत पुरानी बात है, बीच में बिहार आता है। तो दिल्ली में जब चले तो हमारे पास तो रिजर्वेशन थी, तो हम रिजर्वेशन डब्बे पे, बर्थ पे थे सीट, तो कुछ बिहारी लड़के जो है घुस गए उसके अंदर। तो लोगों ने बोला भाई तुम्हारे पास तो रिजर्वेशन नहीं है,
उन्होंने कहा बाबूजी ऐसा है, दूर का सफर है, बाकी डिब्बों में हमें, बड़े मीठे और बड़े स्वीट लहजे में उन्होंने बोला, बात की, बोला हम ये जो रास्ता है ना बीच में आने जाने का, हम इसी में नीचे बैठ जाएंगे। और उन्होंने अपना कंबल कुंबल टाइप निकाला, कपड़ा कपड़ा, हर कोई अपनी अपनी जगह फिट बैठ गया, मतलब जो रास्ते की जगह होती नीचे बैठ। लोगों ने सोचा यार बंदा नीचे ही बैठ गया, अब क्या तुम बोलोगे, कौन सा तुम्हारे बाप की रेल है, चलने दो। चलते गए जी, कई घंटे हो गए, और सुबह सुबह की बात है, उन्होंने वहां की जो बस सीट वाले थे उनको उठाना शुरू कर दिया। कह रहे बाबू बहुत टाइम हो गया, खड़े हो। बोले, भाई क्या आ गए क्या? बोले बोले नहीं, बिहार आ गया है, अब हम यहाँ बैठेंगे तुम नीचे बैठो। समझ रहे हो बात को? कहते अब हम यहाँ ऊपर बैठेंगे तुम नीचे बैठो, बहुत देर हो गई सुस्ते आ रहे हो, बहुत सोहरा है ससुरा, खड़ा। उसको मतलब और कचूट पचूट के दो चारों को उठू दिया, जो जवान छोरे थे, बूढ़ों को नहीं उठाया उन्होंने, जो जो जवान जवान छोकरे थे पकड़ पकड़ के उठा लिया, और अपने बिहारी भाषा में लग गए साहब। अब कई लड़के जो थे वो भी लोग लड़ने के लिए यंग ब्लड है, तो लोगों ने समझाया भाई रुक जाओ, हम आते जाते रहते हैं, बिहार आ गया है, पंगे मत करो, कौन सा गांव कौन से शहर पे ट्रेन रुकेगी, हाँ, ये 20 जने खड़े होंगे और बड़ा पंगा हो जाएगा, लड़ाई दंगे हो जाएगी, तुम रहने दो। कहने का मतलब वो ऊपर सीट पे बैठ के गए और फिर वो बिहार में जाके रुक गए, तो लोगों ने सांस ली। तो अपने राज्य में और इस राज्य में अभी भी ये अंतर है। तो सोचिए जो राजा है उसके लिए सीमाएं कितना बड़ा मायने रखती है, उसके लिए सीमा यानी टेरिटरी जो है कितना बड़ा मायने रख रही है। अगर वो दूसरे की सीमा में जाएगा तो क्या होगा? अगर दुश्मन है सामने वाला, मतलब सीमा ऐसी है जहां मुझसे दोस्ती नहीं है उस राजा की, तो भाई गिरफ्तार भी हो सकता है, जेल में भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, सामने वाला कुछ भी कर सकता है। अब भगवान राम को याद कीजिए, जो बेचारों को अपनी अयोध्या छोड़नी पड़ी और दूसरे की सीमाओं में घुसना पड़ा। तो कैसे घुसे वो राजा की तरह नहीं घुसे, वो एक वनवासी की तरह घुसे। वो तो चलो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अगर कोई राजा, वो अपने आप को राजा मानते ही नहीं थे ना, अगर कोई राजा वास्तव में राजत्व को जी लेता तो सोचिए कैसे वन में रह सकता था। इट्स पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। केवल योद्धा और मर्यादा पुरुषोत्तम लोग ही ऐसा जीवन जी सकते हैं। परंतु सूर्य तो स्वयं रूप राजा है, वो है राजा, आप मानो या ना मानो, वो है ही राजा, वो सौरमंडल के भी राजा, वो कुंडली के भी राजा, वो इस संसार के भी राजा, उसके बगैर जीवन ही संभव नहीं। वो तो है राजा, आप माने चाहे ना माने। अब राजा को आपने छोड़ दिया जंगल में, राजा को छोड़ दिया आपने जेल में, राजा को छोड़ दिया आपने हॉस्पिटल में। अब राजा ह्यूमिलेट फील नहीं करेगा तो क्या फील करेगा भाई? उसको कौन सा आनंद आने वाले हैं? उसकी कौन सुनेगा वहां जंगल में? आप सोचिए, सारा ठाठ बाट सब गायब। तो ये एक सूर्य ग्रह का वो भाव है जहां सूर्य अपने आप को मरण के समान समझता है। सो सिंपल। चंद्रमा अष्टम भाव में जब भी चंद्रमा होता है तो चंद्रमा मरणासन माना जाएगा। अब चंद्र कौन है? चंद्र माँ है। चंद्र कौन है? एक औरत, फीमेल। कौन सी फीमेल? जिसमें बहुत ज्यादा ममता के भाव हैं, बहुत ज्यादा सेंटिमेंट्स हैं, बहुत ज्यादा इमोशंस भरा पड़ा है उसमें, सो सेंसिटिव, सो इमोशनल। अब उसको बिठा दिया कि भाई तुम सारा दिन बैठो
और जलते हुए मुर्दों को देखो, क्योंकि अष्टम भाव शमशान भूमि है, वहां पर केवल मुर्दे ही मुर्दे जलते हैं। वो जगह तो किसके लिए? सन्यासियों के लिए, वनवासियों के लिए, रात्रिचरों के लिए, निशाचर भी बोल सकते हो आप। रात्रि का नाम ही निशा है, मतलब रात को घूमने फिरने वाले, उनको तो कोई दिक्कत नहीं उस जगह पे रहने में। चमगादड़ों के लिए उनको कोई दिक्कत नहीं, उनको शमशान से कोई मतलब नहीं। कपालियों के लिए यानी तंत्र साधना करने वालों के लिए तो बहुत अद्भुत जगह है, बहुत बढ़िया जगह है, विशेष जगह है तंत्र साधना करने वालों के लिए तो शमशान। और जिसे तंत्र साधना में जाना होता है तो नियम है कि उसको कुछ समय शमशान में साधना करनी ही होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। और जितने भी टाइप के लोग शमशान में रह करके खुश हैं, ध्यान से सुन, उनसे आम आदमी डरता है। जितने भी कहीं लगा, अब वो खोपड़ी लिए घूमते रहते ना कहीं, खैर वो तो ड्रामेबाज होते हैं, मानसिक पागल होते हैं, पर मैं वैसे बताऊं, पर आम आदमी डरता है। उनके साथ गले नहीं मिलता, उनको पास बिठाता नहीं। बोला महाराज जी पिंड छोड़ो, पकड़ो 10 रुपए और जाओ, पर शकल मत दिखाओ, बस किसी तरीके से गुजरो यहाँ से, भागो यहाँ से। या तो खुद भागेगा या उसको भगाएगा, दो में से एक काम करेगा, पिंड छुटा लाखों पाए। क्योंकि वहां से वाइब्रेशन अच्छे नहीं आ रहे। खोपड़ी को देख करके किसके वाइब्रेशन आ रहे? मौत के, मृत्यु के। अष्टम भाव मौत, अष्टम भाव गुप्त रहस्य, और जीवन और मृत्यु। मृत्यु से बड़ा क्या गुप्त रहस्य हो सकता है, जिसके बारे में आज तक किसी ने एक्सप्लेन ही नहीं किया। सब सुनी सुनाई बातें। जो एक बार मृत्यु के पार गया वापस कभी लौट के आया नहीं, जो लौट के आया नहीं उसने बताया नहीं कि मामला क्या है, व्हाट इज आफ्टर द डेथ। अब समस्या खड़ी हो गई माँ के लिए। माँ कौन होती है? जो बच्चों को प्रेम करने वाली का नाम माँ है, जो अगाध स्नेह करती है, परम स्नेह करती है, अनकंडीशनल लव अपने बच्चों से करती है। अब उसको आपने बिठा दिया शमशान भूमि में, परंतु असल में वो सभी के बच्चों से प्रेम करती है। और फिर वो सोचती है शमशान बच्चे, ये जो आज जल रहा है ये भी किसी का बच्चा होगा, ये किसी का बेटा होगा, किसी का भाई होगा, किसी का बाप होगा, किसी का पिता होगा। कहने का मतलब उसका इमोशंस का क्या हाल हो जाएगा, सोचो। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कोई महिला शमशान में हो तो क्या हो जाएगा वहां पर। उसके लिए ह्यूमिलेशन होगा। अब आप सोचो, चलो महिला को छोड़ो, आप कवि को बिठा दो, हाई इमोशनल आदमी को बिठा दो, क्या कविताएं घड़ेगा भूत प्रेतों पर भाई। वो प्रेम का कवि है, वो रस का कवि है, वो भावनाओं का कवि है वो भूतों पे, भूत और भूतनियों पे क्या कविता रचेगा है, सोचिए। हाँ, मजाक की कविताएं तो घड़ी जा सकती है, पर शमशान में बैठ करके नहीं। मजाक सूझता ही नहीं है शमशान में जाने के बाद, किसी को मजाक सूझता है क्या? चुटकुले सुनाने वाला भी चुटकुला भूल जाता है वहां पर जब देखता है कि ये क्या हो रहा है। बस मुंह से यही निकलते, भगवान हमें तो बचा लियो, है अभी तक तो रख लियो थोड़ा सा और टाइम दे दे, कोई बात नहीं। 70 साल का 80 साल का बूढ़ा जाता है वो भी यही कह के आता है, बाबू जी गलती आप माफ करो, थोड़े समय अभी और रख लो, पोते की शादी अभी बाकी है, पोते की शादी तो कर लूं। खैर, कहने का मतलब है मृत्यु का भय सभी को सताता है, पर जो चंद्रमा हाईली इमोशनल प्लेनेट है उसको आपने मृत्यु के भाव में भेज दिया। और चंद्रमा तो जीवन प्रदाता है, रस देने वाला है। यानी हम जब लॉन्जेविटी हम ज्योतिष में देखते हैं तो लॉन्जेविटी आपके लिए चंद्रमा बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबल प्लेनेट है। आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो? इंटरनेट हाँ, गड़बड़ा रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही थी गुरु जी। अच्छा अच्छा, अब अब आ आ रही गई। है? अब आ गई। अच्छा,
हाँ, बस मैं यही कह रहा था। चंद्रमा, जब हम लॉन्जेविटी देखते हैं, तो चंद्रमा उसमें बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबल प्लेनेट है किसी की आयु को बढ़ाने में। अब उसको ऐसी जगह बिठा दिया जहां पे मृत्यु दिखाई दे रही है, रिजल्ट ऑफ डेथ दिखाई दे रहा है। ये तो अंतिम क्रिया है, 16वां संस्कार चल रहा है ये तो। सनातन धर्म में 16 के बाद 17वां संस्कार ही नहीं है। वैसे किसी टाइम में 42 संस्कार होते थे, 42 से कम होते 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 हम 16 संस्कार पे आए। आप संस्कारों की अगर पुस्तक को पढ़ेंगे, तो अब आप जैसे हम बोलते हैं ना बड़े शान से, हमारे हिंदुओं में 16 संस्कार हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक। वे पहले 42 थे ऋषियों के जमाने में। चलिए वो आपका अपना विषय है। एक पुस्तक है 16 संस्कार की, उसमें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, और किस षि ने किस संस्कारों का निर्माण किया उसका भी मालूम लगेगा। और जो इंग्लिश लवर्स हैं, वो एक पुस्तक है 16 संस्कार इंग्लिश के अंदर, वो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। नहीं तो गीता प्रेस वालों की भी पुस्तक संस्कार पे बहुत अच्छी है। एक बुक है 16 संस्कार की, 16 16 लिखा हुआ है संस्कार। खैर चलिए, वो एक अलग टॉपिक के, संस्कार पे कभी फिर बात करेंगे। कहने का मतलब, अब चंद्रमा ह्यूमिलेट फील नहीं करेगा तो कौन करेगा? सिंपल सी बात है। तो चंद्रमा का भी ह्यूमिलेशन हो गया यार, किस जगह बिठा दिया। मेरा काम है भावनाओं को प्रदान करना, मेरा काम है आयु को बढ़ाना, मेरा काम है किसी को प्यार देना, किसी की पालना करना, किसी का पोषण करना। माँ पोषण करती है ना। अब यहाँ तो पोषण का मतलब नहीं है, तो एंड ही हो गया। तो चंद्रमा अष्टम भाव में अपने आप को मरणासन फील करता है। अब आगे बढ़ते हैं। मंगल ग्रह। अब मंगल कौन है? पहलवान, हनुमान जी, ब्रह्मचारी जी, जिनका कुश्ती से, दंगल से बड़ा अच्छा नाता है। ब्रह्मचर्य की पालना करने वाला, जो ब्रह्मचर्य की पालना करता है उसका मंगल वैसे ही स्ट्रांग रहता है। और केवल ब्रह्मचर्य नहीं, शारीरिक अभ्यास जरूरी है, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज मस्ट। नहीं तो ब्रह्मचर्य पे टिका नहीं रहेगा। कहने का मतलब, अब उसको आपने विवाह संबंध में जोड़ दिया, सप्तम भाव यानी विवाह, आपने ले दे करके उसका विवाह करवा दिया। अब बेचारा फंस गया, दो तीन पॉइंट पे फंस गया। पहला पॉइंट, ब्रह्मचर्य टूट गया। दूसरा पॉइंट, कमाना तो आता नहीं। आता क्या है? लड़ना। और शादी की पहली शर्त कि लड़ना नहीं है, झगड़ा नहीं करना, ये धोबी पछाड़ नहीं करना है। जैसे वो दंगल के अंदर धोबी पछाड़ करते रहते हैं, एक दूसरे को उठा उठा के पटकते रहते हैं, तो शादी में ये मना है कि आपने पीटने के हिसाब से धोबी पछाड़ नहीं मारना। तो मंगल के लिए बड़ी सिचुएशन खराब हो गई। तीसरी बात, धन तो कमाने की कला सीखी ही नहीं कभी। धन कमाने के लिए झुकना पड़ता है, धन कमाने के लिए झुकना पड़ता है। अब झुकना तो सीखा ही नहीं, तो हो गई मुसीबत, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। जो सीखा वो काम आ नहीं रहा, जो काम नहीं सीखा वो करना पड़ रहा है, कमाना भी पड़ रहा है। अब पहलवानी हो नहीं पा रही है, तो बंदे के साथ सिचुएशन बड़ी नेगेटिव खड़ी हो गई। इसलिए आज आपको पता लगा कि मंगल 7वें भाव में हो तो मामला कैसे गड़बड़ हो जाता है ना। तो इसलिए हम कहते हैं मांगलिक दोष। पहले भाव में जब मंगल आता तो भी हम कहते हैं मांगलिक दोष। चौथे में मंगल आता तो चौथी दृष्टि से सप्तम को ही देखता है, मतलब मांगलिक दोष। समझ रहे हो ना बात को? हाँ। 12वें में जाता है, जब भी अष्टम दृष्टि से 7वें को देखता है, फिर भी मांगलिक दोष। तो क्यों फंस गया ना बेचारा।
उस भाव को तो मंगल ने देखना ही नहीं है, विवाह को तो पहलवान ने, ब्रह्मचारी ने देखना ही नहीं है। तो ये मंगल के लिए मरणासन की जगह हो गई। अब एक ग्रह और है, बुध ग्रह, वो भी सप्तम भाव में मरणासन है। मरणासन क्यों है? एक तो वो छोटा राजकुमार है, प्रिंस है। जस्ट प्रिंस का मतलब है जो परिपक्व बच्चा नहीं है, और वो बच्चा भी नहीं है, एक टीनेज का बच्चा, जैसे कोई 15-16 साल का युवा। अब उसकी 15-16 साल की कोई विवाह को समझने की तो मतलब वो उम्र नहीं है ना, परिपक्वता नहीं है जीवन को समझने की, परिपक्वता नहीं है दाम्पत्य जीवन को समझने की। अभी तो उसमें लड़कपन है, अभी तो बचपना है। तो दाम्पत्य जैसी चीज को समझने के लिए अभी उसकी उम्र छोटी है, और उसको शादी के बंधन में बांध दिया। पॉइंट नंबर 2, ज्योतिष के अनुसार बुध ग्रह इंपोर्टेंट प्लेनेट है। तो शास्त्र का नियम भी और हमारी सरकार का भी नियम ये कहता है, अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो उसका जीवन साथी उससे संबंध विच्छेद कर सकता है। दैट्स इलीगल। मतलब वो आराम से जा करके कहे कि जो है फला ये इम्पोर्टेंट है, उसको इम्पोर्टेंसी है, अगर वो प्रूव है मेडिकल जांच में तो बड़े आराम से जज को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तुरंत डिवोर्स हो जाता है। और शास्त्र में भी ये कथन है। अब बुध ग्रह को इम्पोर्टेंट प्लेनेट कहते हैं। एक और चीज से बुध ग्रह को माना जाता है, बेपैंदे का लोटा। बेपैंदे का लोटा कभी इधर गया कभी इधर गया, मतलब जिसका पैंदा नहीं है, जिसमें बेस नहीं है जिसका। इसलिए कई बार इसे समझने के लिए कनिंग प्लैनेट भी कह देते हैं कई बार। या आप राजनीति में समझो दल बदलू नेता, अब आपको सही समझ में आ जाएगा। दल बदलू नेता जिसका ये पता ही नहीं है कौन कब कहाँ, सुबह कौन सी पार्टी के दफ्तर में होगा और शाम किस पार्टी के दफ्तर में बिताएगा। अब बुद्ध का ऐसे में क्या काम? जब हम विवाह करते हैं तो हम किसी दूसरी तरफ नहीं जा सकते, यानी अन्य संबंध की तरफ, अन्य स्त्री से या स्त्री का अन्य पुरुष से संबंध अच्छा नहीं माना जाएगा। बुद्ध यहाँ पर चीजों को खराब करता है, इसलिए इसे भी मरणासन। अब चलते हैं अगले ग्रह पर, शुक्र पर मैं समझा चुका हूं, छठे भाव में शुक्र मरणासन। अब गुरु पे चलते हैं। जब भी आपने मरणासन को समझना हो पहले तो ग्रह की क्वालिटीज पे आ जाओ, इसकी सुप्रीम क्वालिटी क्या है। अब गुरु की सुप्रीम क्वालिटी क्या है? ज्ञान। गुरु की सुप्रीम क्वालिटी ज्ञान, शास्त्रार्थ। कभी भी नहीं लड़ता गुरु, गुरु शास्त्रार्थ करता है। उसकी सबसे बड़ा हथियार क्या है? वेदांग। वेद गुरु के सबसे बड़ा शस्त्र है, यानी उसकी शक्ति, उसकी ताकत सारी उसकी विद्या में है, उसके ज्ञान में है उसकी शक्ति। ज्ञानहीन गुरु कोई काबिलियत नहीं रखता, ज्ञानहीन गुरु कोई काबिलियत नहीं रखता, इसलिए वो गुरु के पद पर बैठने में, वो बैठने का हकदार नहीं है। अब तीसरा भाव क्या है? अब
तीसरा भाव है धोबी पछाड़ का, उठाया और पटक दिया, जिसको चाहा पीट दिया। पराक्रम दिखाने का भाव है, वो भाव ही है दूसरे को पीटने का, जहां पे आपको बल प्रयोग करना है, अपनी हिम्मत का प्रदर्शन करना है, अपना करेज दिखाना है, अपनी टफनेस दिखानी है, अपना प्रयास दिखाना है, अपना एफर्ट्स दिखाना है कि साहब हम हार नहीं मानने वाले, हम लगे रहेंगे, एफर्ट्स करते रहेंगे। कब तक? जब तक तुम्हें ना हरा दें, जब तक एफर्ट्स करते रहेंगे। यह है थर्ड हाउस। अब गुरु को ये फिलॉसफी ही पसंद नहीं है, लड़ने की और झगड़ने की, वह भाड़ में जाओ। सबसे बढ़िया है अपने किताब पढ़ो भैया, ज्ञान लो और ज्ञान दो, बस। इससे ज्यादा जीवन में कुछ नहीं करना। ज्ञान लेना है, ऊपर से ज्ञान लेना है और नीचे ज्ञान देना है। गुरु का मतलब, गुरु इज अ मीडियम। ऊपर से ज्ञान लेना है मतलब अपने गुरु से ज्ञान लेना है, पुस्तकों से ज्ञान लेना है, और नीचे अपने शिष्यों में बांट देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। गुरु इज ए मीडियम। गुरु एक्ट लाइक ए मीडियम, वो मीडिएटर है। अगर स्पिरिचुअल गुरु है तो मीडिएटर किसके बीच में? गॉड, भगवान, बीच में वो स्वयं, और नीचे भक्त, तपस्वी, मंत्रज्ञ, बीच में गुरु मीडिएटर है। उसने गुरु से गुरु क्या है? अब भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बना रहा है और शिष्य को समझा रहा है हाउ टू कनेक्ट विद गॉड, हाउ टू कनेक्ट विद पॉजिटिव पावर्स, वो ये कर रहा है। इसलिए शिष्य के लिए गुरु भगवान समान है, क्योंकि वो नहीं जानता हु इज गॉड, बट ही नोज हु इज हिज गुरु। पर वो अपने गुरु को पहचानता है, गुरु को जानता है, पर भगवान तो उसने देखे नहीं। तो वो गुरु के पथ पर अग्रसर हो जाता है, जैसे जैसे गुरु बताता है वो चलता जाता है। दैट्स कॉल्ड द स्पिरिचुअल पाथ। इसलिए मंत्र हो, तंत्र हो, यंत्र हो, एनी स्पिरिचुअल पाथ, गुरु मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी प्रकार ज्योतिष में भी गुरु इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ज्योतिषियों के लिए विशेष बात, अपने गुरु का नाम, अपने गुरु का इंट्रोडक्शन जरूर जरूर बताना चाहिए। उन्होंने विद्या किससे सीखी? उनके, आप जिन्होंने मेरी बुक पढ़ी होगी, बैक पेज के ऊपर मैंने मेंशन किया है, शुरू में फ्रंट में अपने गुरुजी की फोटो डाली है, और पीछे जिनसे मैंने मंत्र का, इनका ज्ञान अर्जित किया है, विजय शास्त्री जी, उनका मैंने जिक्र किया और कई क्लासेस में मैं करता। अब विजय शास्त्री जी तो बेचारे सुन नहीं रहे हैं अभी भी, और भगवान उन्हें और लंबी आयु दे। पर जो ये वो हमसे कह भी नहीं रहे कि मेरा नाम ले भाई, मुझसे कुछ सीखा है तुमने, तुमने कर्म कांड सीखा, तुमने ये सीखा, नेवर कभी नहीं कहते, और ना वो कभी कहेंगे। ना ही हमारे गुरुजी जो है कभी कहेंगे कि भाई तुम मेरा नाम लिया करो। पर एक शिष्य का धर्म है कि वो अपने गुरु की प्रशंसा करे, इससे उसके कुंडली का गुरु भाव मजबूत होता है। इसलिए उत्तम कोटि के जितने भी आपको एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे, वो जब भी बुक लिखेंगे ऑलवेज मेंशन उनके गुरु को, ऑलवेज मेंशन। ये अच्छा, हमारे यहाँ क्या करते हैं, नहीं जी मैं तो पैदा ही बड़ा इंटेलिजेंट हुआ था, मैंने किसी से नहीं सीखा साहब, मैंने तो सब अपने आप सीखा। एक दिन पेड़ के नीचे जाके बैठ गया था और वहां से परमात्मा प्रकट हो गए
और एक किताब लेकर के आए और उन्होंने ब्लूटूथ अपना ओपन करा और मेरा ओपन करा और एकदम सारा डाटा ट्रांसफर हो गया। वृद्ध प्राचर, होरा शास्त्र, मान सागरी, फल दीपिका, फटाफट फटाफट सब ट्रांसफर हो गया। और मैं एकदम जब मैं उठा तो जब तक मैं ज्योतिषी बन चुका था। कभी कामयाब नहीं, नेवर। उनको पैसा मिल सकता है, सम्मान नहीं मिलता। धन तो कमा जाए कुछ समय के लिए, हो सकता है, सम्मान नहीं मिलता। खैर, इस मामले में पहलवान भी बहुत उत्तम होते हैं, अपने गुरु की बात को बहुत फॉलो करते हैं। इसलिए मंगल गुरु में मित्रता है आपस में, मंगल गुरु मित्र है। इसलिए आप जब देखिए राजा के दरबार में जो राजा का गुरु होता था, जब गुरुदेव आते थे, राजा तो पांव छूता ही छूता था, और सबसे पहले जो सेनापति होता था वो भागा जाता था और सबसे पहले गुरुदेव के पांव छूता था, क्योंकि बाद में तुझे मौका नहीं मिलेगा। जब वो राजा के दरबार में पहुंच जाएगा फिर तू राजा का हो जाएगा। मीन्स राजा जैसे, राजा के इशारों पे काम करना पड़ेगा फिर तो। अब राजा तो सीधे उनको अपने महल में ले जाएंगे और फिर तेरी तो क्या एंट्री होगी भाई। तो तू पहले ही अपना काम कर ली। तो गुरु से आशीर्वाद लेना, गुरु से वार्तालाप करना, गुरु की अगुवाई करना, मंगल बहुत अच्छे तरीके है। इसलिए जितने भी मंगल प्रधान आदमी होते हैं, ध्यान से सुनना, जितने भी अच्छे शुभ मंगल प्रधान आदमी होते हैं, वो गुरुओं का बड़ा सम्मान करते हैं, विद्वानों का बड़ा सम्मान करते हैं, अच्छे और सज्जन लोगों का बड़ा सम्मान करते हैं। पर गुरु जब तीसरे भाव में जाता है तो उसको एक फिलॉसफी बिल्कुल बुरी लगती है कि मारना पीटना है, और जब तक मारना पीटना है कि सामने सामने वाला बुरी तरह परास्त ना हो जाए। गुरु कहता है काहे को मारना और काहे को पीटना। अगर किसी को हराना है तो ज्ञान से हराएंगे ना, मार पिटाई बस की बात नहीं है। मार पिटाई का मतलब फिजिकल हैंडलिंग, घुसा मुक्का, लात मुक्का, भैया ये नहीं करना। हिंसा हमें नहीं करनी है, क्योंकि उनका परम उद्देश्य अहिंसा है। गुरु का परम उद्देश्य अहिंसा है। इसलिए जितने भी स्पिरिचुअल गुरु हैं वो कभी नहीं कहेंगे कि हिंसा करो, वो हिंसा का उपदेश ही नहीं देते। वो हमेशा अहिंसा का मार्ग चुनते। आपके सामने दलाई लामा एक सबसे बड़े उदाहरण है। चाइना ने तिब्बत कब्जा कर लिया, वो बेचारे भाग करके आए, हिंदुस्तान में शरण ली, और समस्त बौद्ध जितने भी हिंदुस्तान में हैं सब उनका बहुत बहुत आदर करते हैं, और साथ में आप और हम जैसे लोग भी उनका आदर करते हैं। दलाई लामा का हम आदर क्यों करते हैं? क्योंकि वो कभी भी वो भाषण नहीं देते कि तुम भारतीयों मेरा साथ दो और हम चाइना के साथ युद्ध करेंगे। नो, नेवर। वो हमेशा शांति का संदेश देते हैं, लाइफ में हैप्पीनेस कैसे है उसका संदेश देते हैं, वो महात्मा बुद्ध का संदेश देते हैं, मेडिटेशन का संदेश देते हैं, बट वो मार पिटाई का संदेश नहीं देते, क्योंकि वो गुरु है एंड ही इज स्पिरिचुअल गुरु। अगर नेताजी होते तो वो कर देते कांड, आओ पीटो, मारेंगे, घुसने नहीं देंगे, ये मारेंगे, यहाँ से रास्ता रोकेंगे, वहां से रास्ता रोकेंगे, ये कांड कर देंगे, वो कांड कर देंगे। बट ही इज स्पिरिचुअल गुरु, सो वो कभी भी उनका कोई आपको वीडियो ऐसे नहीं मिलेगा मार काट मचा दो, ये कर दो, सारे इकट्ठे हो जाओ, फलाना हो जाओ, और किसी भी प्रकार के वो प्रदर्शन में अगुवाई नहीं करते। अगर उनका प्रदर्शन होगा किसी बात को लेके तो मौन प्रदर्शन होगा और पीसफुल कैंडल लाइट, कोई नहीं चीख रहा होगा, कोई नहीं चिल्लाएगा, चुपचाप बस एक संदेश देने के लिए, जस्ट फॉर ए मैसेज, ये उनकी लड़ाइयां होती हैं। इसलिए गरम दल वाले, गरम दल में मंगल, उनकी इस फिलोसफी से बिल्कुल मेल नहीं खाते।
कहते हैं भैया जब तक ठुकाई पिटाई नहीं करेंगे आदमी सीधा नहीं होता। बस इसी फिलॉसफी के कारण गुरु सेनापति के घर पर नहीं जाता, गुरु सेनापति के घर पर नहीं जाता, तो सेनापति गुरु जी के पास चले जाते हैं। और बहुत सारी फिलॉसफी को मंगल उनकी नहीं मानता, पर सामने नहीं बोलेगा उनके, क्योंकि आदर करता है। पर बाहर उनके आश्रम से बाहर निकलते ही कह देंगे गुरु जी फंसाएंगे भैया, जब तक पिटाई ठुकाई नहीं करेंगे सामने वाले की, तो अगले को अकल नहीं आएगी। गुरु जी जो प्रेम का संदेश भर भर के लेटर लिख रहे हैं ना, प्रेम भरे पत्र लिख रहे हैं उनको, भैया वो सुधरने वाली पार्टी नहीं है, उनकी तो पिटाई ढंग से करनी पड़ेगी। है तो आज गुरु जी से आशीर्वाद तो ले लिया, पर अब इधर उधर भाग लो, नहीं तो हम अपना काम होमवर्क पूरा नहीं कर पाएंगे। लड़ना तो है ही, समझ रहे हो बात को? मतलब लड़ाई के मामले में मंगल गुरु की नहीं सुनता, बाकी आदर बहुत करता है। अब मंगल के घर है तीसरा, बुध का ग्रह है घर है तीसरा, यानी काल पुरुष के हिसाब से मिथुन राशि का स्वामी बुध, तो बुध का घर भी कहा जाता है, इसलिए कम्युनिकेशंस का घर, दूर संचार केंद्र, ये हमारे मोबाइल्स थर्ड हाउस, इंटरनेट थर्ड हाउस। कहने का मतलब ये है, गुरु जी महाराज को बुध की बात तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आती। बुध कहता है रिश्ता बनाओ तो सिर्फ फाइनेंस के लिए, बाकी चक्कर में ही मत पड़ो। हंस के भी उसे ही दिखाएंगे जिससे हाँ ये हमारा नया प्रोस्पेक्ट हो सकता है, ये हमारा नया क्लाइंट हो सकता है। वो LIC बेचते हैं, वो सेल्समैन ट्रेडिंग, वो उसी को 4 बार मुस्कुरा के देखेंगे जहाँ ये कराएगा बीमा, सही है, उसको जाके जाते आते सलूट जरूर पड़ेगी। जैसे ही बीमा लिया वो रास्ते से आ गुजरना ही बंद कर देते हैं, या भाई ये खाल खाएगा, पॉलिसी का बॉन्ड नहीं दिया, ये नहीं दिया, टाइम पे नहीं आया, फलाने नहीं आया, वो कट लो यहाँ से, फिर नहीं सुनता कोई है। कहने का मतलब बुद्ध की जो बातें हैं वो गुरु को पसंद नहीं। मंगल की जो फिलॉसफी है, क्योंकि मंगल का नाम मैं क्यों ले रहा हूँ, मंगल थर्ड हाउस का कारक है, इसलिए गुरु को फिलॉसफी। अब गुरु बेचारा ह्यूमिलेट हो गया, कहाँ बिठा दिया, अखाड़े में, पहलवानों के अखाड़े में गुरु जी बैठे। अब गुरु जी संदेश क्या देंगे, अहिंसा परमो धर्मा। पहलवान कह रहा है महाराज जी बहुत अच्छा, पर मानेंगे नहीं, ये वाली बात बिल्कुल नहीं। तब गुरु जी को तो गुस्सा आएगा, यार यहाँ तो कोई ज्यादा सुन ही नहीं रहा। वो कह रहा भाई शरीर किस लिए बनाना, ये तो नश्वर है, इसका पोषण किस लिए, अगर पोषण करना है तो आत्मा का करो। अब पहलवान कहेगा नहीं समझ में आ रहा, 1 किलो दूध पीना है, 10 अंडे खाने हैं, प्रोटीन खाना है, गुरुजी फंसवाएंगे, अगली बार जो दंगल में लड़ाई होगी उसमें पक्का पिटवाएंगे। गुरुजी की फिलॉसफी पर चले तो मारा जाना निश्चित है, या तो गुरुजी को यहाँ से विदा करो या हम यहाँ से विदा होते हैं, दोनों जना एक साथ नहीं रह सकते। गुरुजी कहेंगे मांसाहार वर्जित है, अंडे नहीं खाने चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए, ज्यादा खाओगे तो बुद्धि मोटी हो जाएगी। पहलवान तो चाहता है बुद्धि मोटी हो जाए, वो कह रहे मास्टर जी हमने बुद्धि छोटी करनी ही नहीं है, मोटी ही ठीक है, हमने तो दूसरे को हराना है, चाहे कैसे मर्जी हराए, हैं हमने उसकी तो टांग तोड़नी है ताकि वो दोबारा ना आए, हमारे नाम से भी घबराए, टेरर फैलाना, टेरर, ये मंगल का कंसेप्ट है कि टेरर फैला दो, ये बंदा उठ के दोबारा आए ही ना, आने में भी 4 बार डरे, इतनी मार मारो कि रात को सोता सोता भी याद करे। कहने का मतलब है गुरु को कोई फिलोसफी तीसरे भाव में नहीं समझ में आती, तो अब गुरु जी ह्यूमिलेशन फील कर रहे हैं। अब
अब गुरुजी कह रहे हैं भगवान कहाँ फंसा दिया पहलवानों के बीच में, मोटी बुद्धि वाले, मेरा ज्ञान जाता ही नहीं, एंट्री लेता ही नहीं उनके दिमाग में। तो ये गुरु का मरणासन हो गया। अब चलते हैं शनि ग्रह के पास। शनि ग्रह जब भी फर्स्ट हाउस में होते हैं तो मामला गड़बड़ है। शनि ग्रह का गड़बड़ है। शनि ग्रह कौन? नौकर का प्रतिनिधित्व करते हैं, गरीबों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उनको कहां बिठा दिया? सिंहासन पर। सिंहासन पर बैठते गुरु जी, मतलब शनि महाराज गए, अरे यार बड़ी बड़ी बात। शनि यानी कि गरीब, गरीब को अचानक से कोई कह दे कि कल से तू प्रधानमंत्री है, वो तो इसी टेंशन में मर जाएगा कि मैं कैसे चलाऊंगा, कैसे, हाउ इट कैन बी पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं हो सकता भाई, मैं तो नहीं बन सकता। आप जितने भी एक गरीब लोगों का, मिडिल क्लास लोगों का आप सर्वे करो, कौन सीएम बनना चाहता है, और विश्वास दिला दो कि बना देंगे, आप हैरान हो जाओगे, 70% लोग मना कर देंगे। अरे यार हमारे बस की बात नहीं भैया, ना 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 ना, कौन पचड़े में पड़े, कोई गोली मार दे, कोई पंगा कर दे, बंगाल में तो बम भी मार दे, कौन चक्कर में पड़े भैया, ना 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 ना, कोई सीएम पीएम का लफड़ा नहीं पालना। आज तो आ गए, कल ये बात ही मत करना, ना 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 भैया, बिल्कुल सीएम नहीं बनना, ओ ना ना, पीएम बिल्कुल नहीं, सपने में भी नहीं आता हमारे तो पीएम। कहने का मतलब है कि मामला गड़बड़ा जाता है। मेरी फिलॉसफी के अनुसार, मेरी अपनी अपनी राय है, हमेशा प्रधानमंत्री राज परिवार का होना चाहिए। राज परिवार बोला है मैंने, राजकुमार नहीं बोला, ये ध्यान रखना। राजकुमार और राज परिवार में जमीन आसमान का अंतर होता है। अभी हमारे देश में लड़ाई राजकुमार की चल रही है, तो राजकुमार इज नॉट अलाउड। राजकुमार तो बच्चा है, अभी तो उसकी उम्र हुई नहीं ना, अभी तो बताया था क्या उम्र होती है, तो कब वो रिफल करके बैठ जाएगा कोई पता थोड़ी है। इट्स सीरियस वर्क, देश चलाना मोस्ट सीरियस वर्क। राजकुमार अलाउड नहीं है, राज परिवार अलाउड है। राज परिवार से मतलब है जिन्हें शासन चलाने का अनुभव है, वो अनुभवी लोग आने चाहिए जिन्हें शासन चलाने का अनुभव हो, जो बाय बॉर्न लीडरशिप जिनके अंदर होती है, उन्हें ही शासन चलाना चाहिए। जो जन्म से पैदाइशी राजा होते हैं, पैदाइशी राजा बाय स्टेट ऑफ माइंड। चंद्रगुप्त मौर्य एक दलित बच्चा, और कौटिल्य एक शुद्ध ब्राह्मण, प्रकांड पंडित, देखता है अरे ये क्या खेल खेल रहे हैं बच्चे, और ये बच्चा कौन है जो पत्थर पर बैठा है टांग पर, इस तरीके से जैसे कोई राजा बैठता है और सभी को आदेश दे रहा है। बालक छोटा है पर सोच इसकी राजा बनने की है। ये इनके बीच में भी बार बार राजा ही बनता है। उसने बुला के बोला, बोला तुम आज ही राजा बनते हो या वैसे? बोला जब भी हम खेल खेलते हैं यही खेल खेलते हैं और हमेशा मैं ही राजा बनता हूँ, क्योंकि इनको न्याय करना नहीं आता, मुझे ही न्याय करना आता है। मैं फैसले सुनाता हूँ, केस सुनता हूँ। कमाल है, छोटी सी उम्र पर ये सोच, ये बनेगा। और वो उठा लाते हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण दलित को उठा करके लेकर के आता है और उसे राजा बनाता है। किसके खिलाफ? धनानंद के खिलाफ। उसके पूरे सिंहासन को मस्त धराशायी कर देता है। ये तो गुरु की एक विजडम है। जो दलित, दलित कौन? दलित जाति से मतलब नहीं है, दलित वो है जो मानसिक रूप से बेचारा कमजोर है, जो सोच ही नहीं पा रहा, उसके अंदर विजडम नहीं है कि वो राजा बन भी सकता है। तो गुरु में वो शक्ति है, जो उस गुरु के पास क्या? विजडम।
जब गुरु अपने शिष्य को विजडम देता है तो राजा बनने से भी नहीं चूक सकता। इट्स ए पावर ऑफ जुपिटर, इट्स ए पावर ऑफ गुरु। तो शनि ग्रह जब भी कुंडली के सिंहासन पर विराजमान होते, क्योंकि फर्स्ट हाउस इज द थ्रोन ऑफ द नेटल चार्ट, तो वहां पे वो अपने आप को बड़ा ह्यूमिलेट फील करते हैं, मामला ठीक नहीं। वैसे अगर फलित के दृष्टिकोण से कहें तो लगन पर शनि अगर उच्च का ना हो, उच्च की स्थिति को छोड़ दो आप, क्योंकि तुला लगन में ही शनि जो उच्च के होंगे फर्स्ट हाउस में, तो बाकी जगहों पर कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट दिए बगैर मानेंगे, इवन चाहे वो मकर राशि में हो चाहे कुंभ राशि में। शनि का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या है? नेगेटिव थॉट्स, एंड फर्स्ट हाउस इज योर ब्रेन, और शनि इज कॉल्ड अ पापक ग्रह। जो लोग मेरे मंत्र तंत्र वाले कोर्स में, मैंने आप लोगों को उसमें भी बताया था कि कैसे ब्रेन पर इंपैक्ट पड़ता है पाप ग्रहों का, और ब्रेन में फिर अशुद्धियां पैदा हो जाती है। समझे बात को? ये शनि का मरणासन है। अब आते हैं हम राहु पर। राहु एक ऐसा तामसिक ग्रह है जिसका डायरेक्ट संबंध तमस में है, डायरेक्ट संबंध मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से। वो बहुत जल्दबाजी में है, जो चाहता है वो प्राप्त करना चाहता है। वो मायावी ग्रह है, वो रूप बदल बदल करके चीजें प्राप्त करना चाहता है, चाहे उसके लिए उसको किसी को धोखा देना पड़े। साम दाम दंड भेद हर नीति को आजमाता है यथेष्ट को प्राप्त करने के लिए। यथेष्ट में जो उसका मन जिसको चाहता है, जिस चीज को प्राप्त करना चाहता है, चाहे वो धोखे से ही क्यों ना प्राप्त करे, बाय द चीटिंग। अब उसको भेज दिया जाए नवम स्थान पर, जहां पे गुरु महाराज की गद्दी है, जहां पर वेद हैं, 4 वेद रखे हुए हैं, ऐसे स्थान पर जहां पर कहा जाए ये तो तीर्थ स्थान है, इसकी तो धरती को भी नमन करना है, वहां पे राहु जी महाराज बिठा दिया आपने, और राहु के लिए बड़ा ह्यूमिलेशन फील हो रहा है। वेद ध्वनियां आ रही हैं, ओमकार का जाप चल रहा है, तीर्थ स्थानों पे मंदिरों की घंटियां बज रही हैं, गंगा का जल बह रहा है। राहु कह रहे ये भगवान कहाँ फंस गया, अब तो मुझे भी भगवान याद आ रहे हैं। राहु भगवान को याद नहीं करता, एक चीज ध्यान रखना, राहु भगवान को याद नहीं करता, वो देवी का भगत है, वो भी चंडी का भगत है। दुर्गा जो चंडी रूप में है, केवल उसकी ही मानता है। राहु की माता का नाम है सिंही, सिंही पुत्र राहु। सिंही मैंने सिंह, सिंह शेर, शेर पर जो सवार है। समझे बात? तो कहने का मेरा तात्पर्य है, ये राहु, आज मैं बातों में लगता है इतना खो गया हूं, 10:34 हो गई बात रही। चलिए, राहु जो है नवम भावस्थ, अब ये बड़ा ह्यूमिलेशन फील हो रहा है। ना साम दांड सुन, साम की सोच पा रहा, ना दाम की, ना दंड की, ना भेद की, ना धोखाधड़ी की। हर साधु आता है, प्रवचन देता है, बेटा मोह माया से क्या लेना देना, छोड़ दे मोह माया। अब राहु बेचारा कहे मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा भैया, मेरा काम ही माया फैलाना है, मेरा काम ही माया है, मैं सबको इल्यूजन में डाल देता हूं। नवम भाव में तो यहाँ मुझे इल्यूजन हो रहा है, भाई क्या करूं, मैं तो खुद फंस गया, बड़ा बड़ा फंसा बुरी तरीके से। यहाँ तो सिवाय ज्ञान के, यहाँ तो केवल अध्यात्म की, यहाँ तो आत्मा और परमात्मा के अलावा कोई वार्तालाप ही नहीं हो रहा है।
और गुरुओं का इतना सम्मान, मैं तो गुरु का सम्मान भी नहीं करता भाई। मेरे लिए गुरु कोई मायने नहीं रखता। मौका मिले तो मैं गुरु जी को भी दबा के बैठ जाऊं, आओ। गुरु चंडाले दोष देखा होगा, कुछ एकदम से मामला गड़बड़ हो गया, गुरु जी को चकमा दे दिया, उस्ताद है ये। अब फंस गए बेचारे बुरी तरीके से, नवम भाव में, पाप प्रभाव में। इसलिए नवम भाव का जो राहु होता है, नॉट गुड, इतना गुड नहीं होता। बस राहु कहता है मर गए, इतना गुड नहीं होता है। तो दुखी आदमी क्या करता है, फिर दुख फैलाता। दुखी ये आदमी नौ क्या करता है, दुख तो फैलाता है। फिर से बताइएगा, नवम भाव का राहु क्या करता है? दुख फैलाता है। दुख फैलाता है, हाँ, अपने शोर। लिए दूसरों के लिए। वो सभी के लिए, वो दिमाग पे सीधा असर करता है, और दिमाग पे असर करने के बाद तो फिर वो हर जगह कर सकता है। किसी की खोपड़ी खराब कर दो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी तो खोपड़ी अपने आप करवाती रहेगी उल्टे सीधे काम। कहने का मेरा तात्पर्य है, अब सूत्र सीख लो जाते जाते, नहीं टेंशन में आ जाओगे किसी का एक आध मिल मुल गया तो कहीं, कि मरणासन स्थान से भी ये योग नलिफाई भी हो सकता है। यानी कि आपने उस ग्रह को देखना है जो इन भावों में बैठे हुए मरणासन ग्रह को मरणासन स्थिति से बाहर निकालने की ताकत रखते हैं। मतलब आपका कोई ऐसा साथी मिल जाए और आप खड्डे में फंस जाओ, और वो रस्सी डाल करके बाहर ऊपर निकाल ले, तो बचने के चांस है कि नहीं है। अब तुम ऐसे खड्डे में फंस जाओ जहां कोई साथी ही नहीं है, तो मामला गड़बड़ है, फिर निकलना मुश्किल है। अगर कोई व्यक्ति कुएं में गिर गया और उसने शोर शराबा मचाया, और वहां से कोई आदमी निकल रहा है और वो भी उसका मित्र मिल गया, तो पक्के रूप से वो रस्सी कहीं से भी लाएगा, लाके निकालेगा। अब उसे डूबने थोड़ी देगा, फंसा थोड़ी रहने देगा रात भर। हाँ, ये पंजाब का मामला हो तो मामला दूसरा है। एक सरदार जी ने शराब पी ली, और शराब पीने के बाद रात को चलते चलते कुएं में गिर गए। अब पंजाबी बोलने वाले थे, कुआं राजस्थान का, राजस्थान के कुएं काफी गहरे होते हैं, सूखे टाइप के भी होते, ज्यादा पानी नहीं होता उनमें। तो उसने चिल्ला रहा था, तो रात को एक और आ रहा था राजस्थानी, उसने कहा भाई कौन सा है? तो उसने कहा 80, मतलब 80 का मैं हूं ना, 80। बोला भाई एक आधा होता तो निकाल लेते, तुम तो 80 हो, नहीं निकाल सकते। बोला चल चल कर निकाल देंगे। समझ रहे बात में। तो खड्डे में पड़े हुए इंसान को लैंग्वेज जो है बहुत सही ढंग से बोलनी चाहिए, शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। वो बेचारे को ज्यादा होश नहीं था, वो तो अपनी पंजाबी में धुन में सवार था। तो कई बार गड़बड़ा जाता है, तो ऐसे ही ये मरणासन ग्रह भी कई बार गड़बड़ा जाते हैं, इनको कोई रस्सी से ऊपर निकालने वाला नहीं मिलता। पर किस्मत अच्छी हो तो कहते हैं ना, खुदा मेहरबान, तो फिर जाको राके साइया मार सके ना कोई। तो ऐसे आपकी जन्म पत्रिका में भी चमत्कार होते हैं। अगर पहले भाव में शनि अगर मरणासन है, तो चेक करो सूर्य ग्रह की स्थिति को। अगर सूर्य ग्रह में बलाबल है, सूर्य वेल प्लेस्ड है, सूर्य केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, स्वग्रही होके बैठा है, उच्च का होके बैठा है, तो शनि के मरणासन दोष को दूर कर देगा। और शनि लगन पे हो तो आदमी जवानी से पहले बूढ़ा हो जाता है। मतलब बाल सफेद जल्दी आ जाएंगे, बाल का हिसाब किताब गड़बड़ा जाएगा, और
उम्र ज्यादा लगेगी। सूर्य में वो ताकत है जो प्रथम भाव में बैठे हुए शनि को मरणासन स्थिति से बाहर निकल जाता है। हाँ, अगर तुला राशि का शनि है तो मरणासन नहीं माना जाएगा, इसे मैंने पहले बता दिया। कहीं उसको भी सूर्य को देखना शुरू कर दो ना, वो ऐसा नहीं होगा। कोई भी उच्च का ग्रह अगर मरणासन होता है, कोई भी मरणासन ग्रह उच्च का होता है, सॉरी, कोई भी मरणासन ग्रह उच्च का होता है तो उसमें इतनी ताकत होती है, शक्ति होती है कि सम के प्रयास से वो बाहर आ जाता है खड्डे से। तो ये जरूर ध्यान रखना, सूत्र पर पकड़ बना के रखना। सर ये लास्ट में क्या बोला आपने, एक बार फिर से बता दिए। मैंने कहा अगर कोई ग्रह जो मरणासन है पर उच्च का बैठा है, जैसे शनि पहले घर में पर तुला राशि का उच्च का है, तो उसमें सिर में ही ताकत है कि उस मरणासन वाले भाव से वो बाहर आ जाता है। जैसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब के था, उच्च का शनि लगन पे था, तुला लगन था, तो सारी जिंदगी वो गरीबों की बात करते रहे, दिमाग में गरीब घुसा रहा उनके, वो हमेशा दाल रोटी की बात करते थे और मक्खन मलाई की बात नहीं करते थे। कहने का मेरा तात्पर्य ये है, गरीब की पीड़ा उन्हें ज्यादा सताती थी, पर बन गए राजा, और राजा बने तो अच्छे प्रसिद्ध राजा बने। वो तो राज, अगर उच्च का शनि है तो नो प्रॉब्लम, फिर वो राजा भी हो सकता है और राज्य को भी ढंग से चलाता है। तीसरे भाव में गुरु, अगर किसी के मरणासन है तो सूत्र गुरु उच्च का नहीं होना चाहिए। गुरु अगर उच्च का है तो वो अपने आप ही निकल जाएगा, फिर टेंशन नहीं मत पालना। अगर उच्च का गुरु नहीं है तो मंगल को चेक करो, मंगल के पास पावर है गुरु के मरणासन दोष को दूर करने की। अगर मंगल सुग्रही है, उच्च का है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, शक्तिशाली है, बलशाली है, तो उनके दोष को दूर कर देगा। यानी फिर मत मानना कि मरणासन हो गया, यानी वो अपने हर कारक के रिजल्ट देगा, संतान भी देगा, बढ़िया और चीज भी देगा, सब देगा। छठे भाव में शुक्र का मरणासन, शनि ग्रह के पास ताकत है कि शुक्र को बाहर निकाल लेता है, इसलिए शनि और शुक्र फास्ट फ्रेंड माने जाते हैं। और छठा भाव शनि का कारक भाव है। मंगल सप्तम भाव में मरणासन, बुध भी सप्तम भाव में मरणासन। अगर किसी का है तो चेक करो शुक्र की ताकत। शुक्र सौग्रही है, शुक्र उच्च का है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, बलवान है, बली है, तो मंगल के दोष को या बुध के दोष को दूर कर देता है। जब मैं बली कहूं, नवमांशा जरूर चेक करना है। हाँ, कोई ग्रह अगर नवमांशा में गड़बड़ा गया भैया, फिर उसका तोड़ मिलना मुश्किल हो जाता ये मंगल का फिर से बताइएगा, कैसे मनाक से बचेगा? है जी। शुक्र बचाएगा, शुक्र, शुक्ला साहब, शुक्र। अष्टम भाव में शनि, सॉरी, चंद्रमा मरणासन, उसके दोष को चंद्रमा निकालेगा। इसलिए चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो मां काली को याद करो, चंद्रमा शनि के साथ आ जाए मां काली की उपासना करो, चंद्रमा 8वें भाव में आ जाए तो मां काली की साधना आपको उस विपरीत परिस्थिति से बाहर निकाल सकती है। या शनि महाराज की पाठ पूजा करो, शनि महाराज के मंत्रों का जाप करो। शनि ग्रह जितना बलवान होगा चंद्रमा बाहर आ जाएगा,
शनि वीक हो गया तो भैया फिर चंद्रमा को बचाना मुश्किल। लाल किताब कहती है शमशान घाट में बैठी हुई औरत जो रो रही है, उसकी कल्पना वैसे की गई है चंद्रमाष्टम की। नवम में राहु, मरणासन। इस दोष को दूर करने की शक्ति केवल और केवल गुरु के पास है। हाँ, कभी राहु की दशा चल जाए, कोई ना उपाय समझ में आए, गुरु को ताकतवर बनाते चलो। गुरु को ताकत देते रहोगे, राहु के दोष से मुक्ति प्राप्त होगी। गुरु राहु साथ ही बैठ जाए नवम में। या फिर कौन बचाएगा? शुक्ला साहब, आप भी मजे ले रहे हो। नहीं मैं गुरु राहु बैठ के तो बैठ ही गए, अब तो कोई दूसरा ही कोई पकड़ के लाना पड़ेगा। नहीं, मैंने कहा राहु और गुरु अपना प्रभाव नहीं राहु पे दबाएगा। मैंने अभी क्या बताया था? राहु गुरु को ऐसे दबा के बैठ जाता है। अब दबा हुआ आदमी क्या निकालेगा? वो तो खुद ही दबा हुआ है। पिटा हुआ दबा हुआ आदमी क्या रक्षा करेगा किसी की? सर फिर तीसरा कौन करेगा रक्षा? वो फिर बाद में बताएंगे, अच्छा, जब मूड ठीक आएगा है, जब बताएंगे। ठीक है जी, ठीक है। चलिए सूर्य के ऊपर चलते हैं। आज आपने मेरा भी रिकॉर्ड बनवा रहे हो। मैं इतना ज्यादा पढ़ाता नहीं हूं ना। सर केतु का नहीं बताया। केतु का होता ही नहीं। जो पहले ही साधु बन गया, सन्यासी बन गया, उसका क्या मरणासन? साधु का, सन्यासी का कोई मरणासन नहीं हो सकता। वो शमशान में लेटा है तो भी मौज में है, वो नदी किनारे लेटा हुआ है तो भी मौज में है, पेड़ के नीचे लेटा है तो भी मौज में है। वो हर जगह मौज में है, उसके लिए कोई ऐसा स्थान नहीं। जंगल है तो मौज में है, राजघर में है तो मौज में है, मैदान में है तो मौज में है। तो केतु का कोई मरणासन नहीं। केतु या तो आतंकवादी है या साधु है, साधु है, दो है। दो ही। अब आतंकवादी का भी क्या कोई बिगाड़ेगा? जंगल में रह के वो तो वेरी हैप्पी, उसको तो छुपने की जगह मिल गई। वो तो प्लान बना रहा है, मारूंगा बम किसी दिन, आने दो, यहाँ से गुजरने दो। पूरी की पूरी बस उड़ाएंगे। चलिए, तो अब है सूर्य की बात। सूर्य की बात आती है तो सूर्य जो है 12वें भाव में, उन्हें भी शनि ही बाहर निकालता है। अब क्या समझे? सूर्य को शनि निकालता है, शनि को सूर्य निकालता है। और जो बेचारों ने कम ज्योतिष पढ़ा हो कहेंगे सूर्य शनि दुश्मन है जी, पर यहाँ एक दूसरे के लिए रस्सी कौन डाल रहा है, कुएं में से बाहर कौन निकाल रहा है? जब आप जाकर के ऊपर लेवल पर ज्योतिष करते हैं, जब आपको इतने आयाम ज्योतिष में दिखाई देने लगते हैं, आप ओ यार, हम तो यूट्यूब पे पता नहीं क्या क्या सुनते थे, क्या क्या पढ़ते थे किताबों में, यहाँ तो सीन ही बदलता जा रहा है। सूर्य को शनि निकाल रहा है, शनि को सूर्य बाहर निकाल रहा है। इवन आपको बड़े बड़े अफसर जो बनना है, तो सूर्य शनि का संबंध होना बहुत जरूरी है। सूर्य शनि का आमने सामने, साथ नहीं बैठाना, आमने सामने। अगर सूर्य शनि D1 में या D9 में है, तो ये सुनिश्चित करता है आप उच्च पद पर जाने के अधिकारी हो जाते हैं, राजपत्रित अधिकारी हो जाते हैं, जैसे IAS, जज, IG, पुलिस में। बेसिक एस्ट्रोलॉजी में पढ़ोगे, बोला जी सूर्य शनि के टक्कर होगी जी, आपस में लड़ाई होगी बहुत जोर की, सरकारी नौकरी नहीं लगेगा। और ये सारे पद जो मैंने नाम लिए सरकारी पद है, उच्च पद। अरे सरकारी पद, और वो भी उच्च पद। उच्च पद का मतलब क्या है कि आपके पास कोई सेक्रेटरी होना चाहिए, प्राइवेट सेक्रेटरी। डीसी साहब थोड़ी ना सारा काम करेंगे, सेक्रेटरी। हाँ, सेक्रेटरी साहब लिख लो, फलाने मोहल्ले में पानी नहीं पहुंच रहा, और ऐसा करो वहां के SDO को फोन कर दो, PWD के, पानी नहीं पहुंच रहा, वाटर सप्लाई महकमे को। वो बेचारा फोन कर रहा है, जो भी है SDO, उसका जो PA। डीसी साहब थोड़ी फोन करेंगे, डीसी साहब तो जब फोन करेंगे जब धमकाना होगा या एक्शन लेना होगा। तो जो सेक्रेटरी है, हु इज सेक्रेटरी?
सेक्रेटरी छाया है, शनि बॉस की छाया, और शनि छाया ग्रह। अंडरस्टैंड? जिले का मालिक है भाई डीएम, आईएएस ऑफिसर, कमिश्नर, वो जिले का मालिक है, ऑथोराइज्ड मालिक है। अब उसकी एक छाया तो रहती है ना। कभी अकेला थोड़ी आपके मोहल्ले में आएगा, ज्यादा एक दो आदमी आएंगे, कोई गनमैन आएगा, कोई सेक्रेटरी साहब आएंगे, एक डायरी सी लेकर के भागे भागे आएंगे, हट दरवाजा खोलेंगे, डीसी साहब है, डीसी साहब है ना, देखते ना आप। हाँ, बस वो छाया की तरह रहते, वो छाया इसलिए सेक्रेटरी है। आप बताओ, छाया तो आप आने नहीं दोगे, डीसी कैसे बनाओगे भाई? अब बच्चा आईएएस के एग्जाम दे रहा है, आपने देखा सूर्य शनि आमने सामने, नहीं 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 जी, सरकारी नौकरी भाग्य में नहीं है, फिर वो डीसी बन जाता है। कौन वो पंडित था जो मुझे कह रहा था, देख लो मैंने अपने दम पे पास किया ना। अरे दम पे पास नहीं किया भाई, योग था। दम तो बहुत लोग लगाते हैं, दैट्स ए योगा। पर तू ज्योतिषी उसके पास गया जो बेचारा नहीं जैसे पूरा ज्ञान, तो वो आईएएस कैसे बनने देगा? अभी बहुत सारे लोगों ने आईएएस की परीक्षा फेल की है। मेरा एक क्लाइंट, मैंने उसे कहा ये जरूर बनेगा आईएएस ऑफिसर। वो प्राइमरी एग्जाम भी पास कर गया, सेकेंडरी भी पास कर गया, अब इंटरव्यू, सिर्फ इसी सूत्र को देख करके। किसी दिन मैं आपको उसकी कुंडली लगाऊंगा। मेरे पास कई इस तरह के बड़े उच्चाधिकारियों की कुंडलियां देखने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। मैं देख के हैरान हो गया, क्या कॉम्बिनेशन है यार। मैं खुद इस कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छा नहीं मानता था, बट ये तो युति संबंध अलग ही है। कई हैं, मैं आपको कुंडलियां कभी दिखाऊंगा, कभी मौका लगा आईएएस लोगों की कुंडलियां दिखाने का, जो कि एकदम ओरिजिनल है, क्योंकि वो डायरेक्ट मैंने उनकी कुंडलियां देखी हैं, इसलिए बता। वो बात अलग है, मिलेंगे सारे हरियाणा के पर मिलेंगे आपको है, मेरा बाहर एक्सपोजर नहीं है इतना, ये तो सिर्फ क्लास का एक्सपोजर है। अब तो लोग जानने लगे हैं कुछ ऑनलाइन क्लासेस से कि हाँ भाई एस्ट्रो पाठशाला भी दम रखती है, कुछ है, पढ़ाती है, ढंग से पढ़ाती है। तो कई लोग फोन करते हैं कि आपका रेफरेंस मिला है, लोग कहते हैं। और आप में से सुनील वशिष्ठ कौन है? मैंने कहा मैं ही हूँ। वो सोचते सेक्रेटरी फोन उठा रहा होगा, फिर पता डायरेक्ट ही फोन लग जाता है। अच्छा अच्छा, आप ही ना सर, आपसे पढ़ना था जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है भाई बेसिक पढ़ना था, आप कब पढ़ाओगे? मैंने कहा अभी तो पढ़ाऊंगा नहीं है, तो इंतजार करना पड़ेगा, कब पढ़ाऊंगा ये मूड बताएगा कब पढ़ाऊंगा, तो अभी नहीं पढ़ाऊंगा। कहने का मेरा मतलब ये है, अगर आप मेहनत करते सब कुछ। अच्छा, मैंने आप लोगों के लिए चंद्र ग्रहण का उपाय का 26 तारीख को जो चंद्र ग्रहण लग रहा है, इसका एक वीडियो बनाया है, तो आप लोगों तक नहीं आया होगा क्योंकि मैं जो है उसको सिर्फ पब्लिश करने में ही लगा हुआ था। पब्लिश तो हो गया, पर आप लोगों तक ग्रुप में नहीं भेजा है, क्योंकि टाइम हो गया था, पहले ही 9-10 हो गए थे। तो आप तक भेजूंगा। फिर यूट्यूब पे नोटिफिकेशन मिल गया सर? हाँ, आपको मिल गया होगा। भूपेंद्र जी सबसे पहले जो है ना लिखते हैं कुछ ना कुछ, विनयशील जी, भूपेंद्र जी लिखते रहते हैं, अरविंद जी भी लिखते रहते हैं, और यूट्यूब पर जा करके। तो कहने का मेरा मतलब है, आप लोग लिखिए भी, लाइक भी कीजिए, और अपने अपने ग्रुपों में भेजिए, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, आप जहाँ पर भी आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं। तो क्योंकि वो बहुत ही यूजफुल मैंने जो है वीडियो बनाया है, बेनिफिट्स कैसे आप ले सकते हैं, उपाय क्या है, रेमेडी क्या है। तो जो वैदिक रेमेडीज को हम लोग बढ़ावा देना चाहते हैं, जो है ना, ये दबा दो, ये कर दो, उनके हो जाओ, सीधे हो जाओ, उन उपायों से मुक्ति दिला रहे हैं। तो उसका एक छोटा सा प्रयास है, और उसमें आप सभी लोग मेरे सहयोगी हैं। तो इसलिए अभी मैं आपसे क्लास में विदा लेने के बाद तुरंत यही काम करूंगा, आपके वो पहुंचाऊंगा। अच्छा, धन्यवाद, आपके लिए इतना ही। मणासन ग्रह
और मरणासन से मुक्ति दोनों कार्य हुए संपन्न। गुरु जी केतु किस घर में मरणासन होगा? होता ही नहीं राजीव, मैंने अभी तो अच्छा। बताया, होता ही अच्छा। नहीं, वो किसी में मरणासन नहीं है। हैं? ठीक है, चलिए, ओके सर। थैंक यू। थैंक यू। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। नमस्कार।